आज क्लास में हम लोग जिस चैप्टर की कंसर्निंग चर्चा कर रहे थे वो क्या रेलेवेंसी चैप्टर 2 चल रही है और उसका पहला सेक्शन क्या कहता है? कह सकता है कि एविडेंस पहला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 4 सर 3 तो ये है, लेकिन हम लोग मानेंगे रेलेवेंसी का 4। जब हम पूछेंगे कि चैप्टर 2 का पहला सेक्शन कौन सा है तब हम लोग बोलेंगे 3 से 50। तो कहेंगे सेक्शन 3। जब हम पूछेंगे कि रेलेवेंसी कहाँ से कहाँ तक है तो आंसर आता है 4 to 50। जब हम ये कहेंगे कि सेक्शन 3 क्या कहता है तो इसके बारे में क्या कहता है कि सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इंस्टेंट इन्हीं दो चीज़ों का एविडेंस दिया जा सकता है, अन्य किसी का नहीं। ये अन्य किसी का नहीं देके इस चीज को चेक किया गया है। अगर लेजिस्लेचर लिखता है कि और किसी अन्य का नहीं, किसी और का नहीं, इसका मतलब क्या है कि आपका जो न्यायालय का समय है वो बहुत कीमती है। दूसरी चीज जो साक्ष्य के 3 रूल्स हैं वो क्या कहते हैं? एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट एंड इशू, बेस्ट एविडेंस मस्ट बी given and here's evidence not allowed, not be admitted। ये सारी चीजें हैं तो हमें इसी परिप्रेक्ष्य में देखना है। हम लोगों ने अब तक जितना देखा उसके कंसर्निंग हम लोग सेक्शन 6 तक देख लिए। सेक्शन 6 किस चीज को रेलेवेंट करता है? मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। कंडक्ट को 2 पार्ट में, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट, ये 2 कंडक्ट। हमने ये भी उस पर चर्चा की थी कि सिर्फ स्टेटमेंट कंडक्ट में नहीं आएगा। कब आएगा वो कंडक्ट? जब एक्सप्लेन कर रहा हो या एक्सप्लेन कर कंप्लेंट रहा हो और कंप्लेंट के कंसर्निंग हो, एक्सप्लेन कर रहा हो उन सब चीज़ों को और साथ ही साथ कंप्लेंट हो, तब वो जाके बनेगा। ठीक है, आगे के सेक्शन में हम देखेंगे कि और क्या चीज़ें। कोर्ट में जिस वक्त विटनेस को प्रस्तुत किया जाता है उस वक्त उससे पूछा जाता है आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं मतलब आपकी हैसियत पूछी जाती है। ये किस तरीके का प्रश्न है? ये उस विटनेस का क्या करवा रहा है? हिस्ट्री। अगर हम आपसे पूछें कि आपका नाम क्या है, मेरे जानने का इंटेंशन क्या है, हम आपसे आपका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, हम आपसे आपका परिचय ले रहे हैं। तो ये क्या है? इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स हैं या रेलेवेंट है या नहीं? एक व्यक्ति है जिसने किसी लूट में पार्टिसिपेट किया है और जिस वक्त कोई व्यक्ति उसकी उपस्थिति और उसकी श्रवण गोचरता में ये बात कहता है कि जिस व्यक्ति ने लूट में पार्टिसिपेट किया है उसको ढूंढने पुलिस आ रही है और वो व्यक्ति भाग जाता है, ये क्या है? ये कंडक्ट है। उसके साथ साथ एक व्यक्ति और भागता है जो लूट में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो कहता है कि मुझे इस वक्त बहुत जरूरी काम है, मुझे निकलना है। ये क्या साबित करता है? जब ये कहता है कि मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे निकलना है इस वक्त, आप क्या अनुमान लगाएंगे इन दोनों में से कौन लूट में पार्टिसिपेट किया? या वही व्यक्ति जिसने लूट में पार्टिसिपेट किया वो भी यही कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, एक पर्टिकुलर स्थान पे मुझे इस वक्त निकलना है, और एक करके निकल जाता है। ये अपने वहां के जाने के कारण को एक्सप्लेन कर रहा है। वो वहां से क्यों चला गया अचानक से, इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ये किस तरीके का फैक्ट है? क्या ये रेलेवेंट है? फैक्ट इन इशू से कंसर्न्ड है। हमने क्या कहा? सेक्शन 3 क्या कहता है? सिर्फ 2 चीजों का साक्ष्य दिया जाएगा, रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। ये रेलेवेंट है?
कैसे? आइए उन्हीं सब चीजों को देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है बस सेक्शन 7। और इसमें जिन तथ्यों को, जिन फैक्ट्स को रेलेवेंट बनाया गया वो 6 तरीके के हैं। पहला, इंट्रोड्यूस देखिए, आपको एक ही बता रहे हैं, डायरेक्ट पढ़ने का तरीका तलाशिए, उसके पोस्टमार्टम करने के तरीके को सीख लीजिए। कोई भी इंटरप्रिटेशन होगा वो इसी एक्ट के थ्रू होगा, वो जो प्रोविजंस है वहीं से इंटरप्रिटेशन होगा। अगर आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई नया जजमेंट आया, उसमें कोई नई बात कही गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ इन प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते हैं। आप भी वो कला सीख लीजिए, और जो कोई बहुत विशेष बात नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम उसी से तो निकाल रहे हैं। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट निकाला, इंट्रोडक्टरी फैक्ट निकाला, सपोर्ट और रिवर्ट, आइडेंटिफिकेशन, राइट, आइडेंटिटी, टाइम एंड प्लेस, रिलेशन ऑफ पार्टीज, relation of parties, और लास्ट में क्या लिखा है? So far as दे आर नेसेसरी, they are necessary. For that purpose. ये लिख के इसने कह दिया कि ये जो 6 फैक्ट हैं वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए, किसी और पर्पस के कंसर्निंग रेलेवेंट नहीं होंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। इसके इलस्ट्रेशंस को देखिए, ये क्या देता है। क्वेश्चन क्या है, कोई डॉक्यूमेंट एक वसीयत है या नहीं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन, द क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए। इस बात पे प्रश्न है कि अगर ये कोई डॉक्यूमेंट है तो ये विल है कि नहीं, किसका, रजिस्टर ए का। आगे क्या लिखा इसने, द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी, किसकी बात कर रहा है, प्रॉपर्टी की, एंड हिज फैमिली एट द डेट ऑफ द अरेस्ट विल मे बी रेलेवेंट। क्या समझ में आया? विल के लिए क्या जरूरी है, आप विल क्या करेंगे, कोई प्रॉपर्टी के कंसर्निंग विल करेंगे, और वो प्रॉपर्टी आपकी है या नहीं, आप किसकी प्रॉपर्टी को विल कर देंगे। सेल्फ ओनर होना चाहिए वो प्रॉपर्टी का, तभी बिल। नहीं, सिंपल सी बात है, आप क्या गांधी मैदान को विल कर देंगे,
रेलवे स्टेशन का, एरोड्रम का? क्यों? सरकार की संपत्ति आपकी संपत्ति है, नहीं जानते हैं आप, नहीं विल कर सकते हैं, नहीं लिखा रहता है, अपना समझ तो आप विल कर सकते हैं इसका? तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? जब हम ये बात कर रहे हैं कि तब इसमें रिलेवेंट चीज क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी और उसकी फैमिली के जो स्टेटस है, अगर वो इस चीज के कंसर्निंग को इफेक्ट कर रहा है तो वो रिलेवेंट है। लास्ट हमने क्या लिखा है? सिर्फ इस पर्पस के लिए, किसी और जगह के लिए नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए। अब ये देखिए दूसरा इलस्ट्रेशन, ए बी को शो कर रहा है किस चीज के लिए? लेवल समझते हैं? लेवल क्या होता है? हम्म? किसी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए वो लायबल होता है। नहीं, वो तो लायबल होता है। यह है अपमान लेख, LIBE, अपमान लेख। अपमान दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो मौखिक रूप से स्लेंडर, और दूसरा लेबर। रिटन में। जो रिटन में होता है वो लेबर होता है। तो उसने अपमान लेख लिखा है। जब अपमान लेख लिखा है तो कोई अच्छी अच्छी बातें लिखी होगी उसके बारे में, जैसे कि आप बहुत भद्र पुरुष हैं। भद्र पुरुष की क्या दिक्कत है? भद्र पुरुष का मतलब, भद्र पुरुष भद्दा पुरुष दोनों में क्या फर्क है? सब चेंज करती है। अगर हम कहते हैं कि आप बहुत भद्र पुरुष हैं और कहते हैं आप बहुत भद्दे पुरुष हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? अगर आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं। समझ गया, सब नहीं। कुछ बोलना नहीं चाहते। यानी ऐसे चीज हैं जो आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई गलत बात है और उस बात से किसी का अपमान हो सकता है, यही बात है। तो क्या कह रहे हैं? Imputing disgrace conduct to A, B affirms that the matter alleged to be libelous is true. वो कहता है कि जो कुछ भी लिखा है वो सही है। किस चीज पे फैक्ट निशु क्या है कि वो जो उसने रिटन में उसका अपमान किया वो सही है या गलत है, और उसके कंसर्न वो कहता है वो सही है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ? पार्टीज का रिलेशन, उसका वो कंडक्ट, किस कंडीशन में वो ये सारी बातें कह रहा है। देखिए क्या लिखता है? द पर्टिकुलर्स ऑफ ए डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी अबाउट द मैटर अनकनेक्टेड विद द alleged लेवल आर इररिलेवेंट। गौर से देखिए किसको इररिलेवेंट कहा, किसको रिलेवेंट कहा। आपके पास डायरेक्ट है, वहां अंडरलाइन कीजिए इस चीज को, जहां इररिलेवेंट लिखा हुआ है उसको, और जो रिलेवेंट है उसको। नाउ द फैक्ट देयर वाज अ डिस्प्यूट मे बी रिलेवेंट। अगर उनके बीच कोई विवाद है वो रिलेवेंट हो सकता है। यानी कि आपको इस पैरामीटर के अंदर ही रहना है। कौन सा पैरामीटर? So far as they are necessary for that purpose। अगर ये है तो उसी के कंसर्निंग सिर्फ आप उस फैक्ट की इजाजत है कोर्ट में उस साक्ष्य को देने की, क्योंकि सेक्शन 3 क्या कर रहा है? सिर्फ आप फैक्ट इन इशू और relevant fact का। और जब कहते हैं कि रिलेवेंट फैक्ट कहाँ से कहाँ तक है? 4 से लेकर 50 तक। 4 से लेके 50 तक। और आपने नया बैरक ले लिया है, हाँ, इसलिए वो नंबरिंग में सब गड़बड़ी होगी। देख लिया तो सर। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। इज एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम। The fact soon after the commission of the crime, A absconded from his house.
is relevant under section 6 as a conduct subsequent to and affected by fact in issue. हमें बताइए इसको कहाँ रखेंगे आप? हमने कहा था ना कि आपको बारीक निगाहें रखनी होगी कि कौन सा फैक्ट जो आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पावर किसके पास है? जज के पास। किस सेक्शन के तहत? सर 141 या राइट 141 के तहत वो क्या करेगा? वो आपसे पूछेगा कि अगर ये फैक्ट साबित हो गया तो किस तरीके से रेलेवेंट है। आप क्या बताएंगे? वैसे में आपको बताना होगा सेक्शन 6 के इस प्रोविजन के तहत ये रेलेवेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या होता है कि इन्हीं में से कोई इलस्ट्रेशन आपको देता है और ये पूछता है किस सेक्शन के तहत रेलेवेंट है। जब टेस्ट लेंगे उस वक्त आपको समझ में आएगा। अब ये बताइए, अगर सिर्फ इतना ही कहा जाए, इसमें तो लिख दिया ना कि सेक्शन 6 सब्सिक्वेंट कंडक्ट के तहत रेलेवेंट है, लेकिन जस्ट इसके बाद क्या कहता है? The fact at the time when he left home, he had sudden and urgent business at the place to which he went is relevant. क्या कर रहा है ये? अपने उस कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन कर रहा है तो किसमें आ जाएगा? सेक्शन 7 में। और इससे पहले वाला पार्ट सेक्शन 6 में। ये अंतर कर लेंगे ना? The details of the business on which he left are not relevant, except is so far as they are necessary to show that the business was sudden and urgent. कुछ भेजे में जा रहा है? कोई बात नहीं, हम सवाल पूछेंगे सब जाने लगेगा। ये जो कहा कि उस व्यक्ति को जिसने लूट में पार्टिसिपेट किया है उसे पुलिस ढूंढने आ रही है, इसके प्रेजेंस में और इसके हियरिंग में, और वो व्यक्ति भाग गया, ये रेलेवेंट है किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 6 में क्या क्या चीज की रेलेवेंसी बताई गई? मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। कंडक्ट में दोनों प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो ये किस में आएगा? सब्सिक्वेंट कंडक्ट में। वो वाक्य यहाँ तक का पार्ट सेक्शन 6 में आता है। लेकिन जैसे ही वो एक्सप्लेन करता है इस मैटर को कि मुझे कोई जरूरी काम था, इस वजह से मेरा कोई बिजनेस था, मुझे पर्टिकुलर उस जगह पे जाना है, वैसे स्थिति में ये शिफ्ट कर जाएगा कहाँ? सेक्शन 7 में। कौन सा पार्ट? इसका एक्सप्लेनेटरी पार्ट। जब वो एक्सप्लेन कर रहा है अपने उस एब्सकॉन्डेंस को, जब वो वहाँ से फरार होने की बात को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी फैक्ट कहाँ रेलेवेंट है? सेक्शन 7 में। सेक्शन 7। आप एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को आप पहचानते हैं उसके नाम से, उसकी शक्ल से, उसकी हाइट से, उसकी आवाज़ से, हो सकता है? एक वीमेन का ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिक्स का। ऑपरेशन होने के बाद मार्क्स रह जाते हैं, मतलब ये रह जाता है ना? यस। उस वीमेन का हत्या हो गया, उसके चेहरा बुरी तरह कुचल गया, और इस स्थिति में हो गया कि उसको पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन है। लेकिन जब देखा गया तो वो जो ऑपरेशन का मार्क था वो वहाँ मौजूद था। ये किस तरीके का, आप इस मार्क के थ्रू उस वीमेन की पहचान की जा सकती है? एक्सप्लेनेटरी है, इंट्रोडक्टरी है? ये एक्सप्लेन कर रहा है क्या, इंट्रोड्यूस कर रहा है? फर्क को समझिए, इंट्रोडक्टरी है, एक्सप्लेनेटरी है। ऑपरेशन मार्क से आप क्या पहचाने कि वह व्यक्ति कौन है? अब हमें एक बात बताइए, क्या संसार में सिर्फ उसी औरत का ऑपरेशन हुआ था? नहीं, तो ऐसे मार्क्स तो बहुत जगह मिल सकते हैं। तो फिर उसी का है, ये कैसे पता चलेगा?
ऐसे सिक्स सेंस नहीं तो ऐसे तो बिरले प्राणी होते हैं ना, और फिर इनका एविडेंस कैसे लेगा? क्योंकि प्रूडेंट मैन ना उस पर्टिकुलर परिस्थिति में समझेगा उस मैटर को। प्रूफ की क्या परिभाषा है? जब न्यायालय के समक्ष सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि उस फैक्ट का एग्जिस्टेंस है, या उस फैक्ट को इतना प्रोबेबल समझे कि उस पर्टिकुलर मैटर पे कोई प्रूडेंट मैन, ना कि सिक्स सेंस मैन, कोई प्रूडेंट मैन इसी निष्कर्ष पे पहुंचे कि उस फैक्ट का एग्जिस्टेंस है, तो वैसे स्थिति में हम ये मानते हैं कि वो तथ्य, वो फैक्ट प्रूव हो गया। तो यहाँ स्थिति क्या बनेगी? तो आप ये बताइए, हम लोग जो इतना जो साक्ष्य दे रहे हैं, इतने बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या अपने आप में सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है? ये क्या है? नहीं, फैक्ट तो है, लेकिन हम उसी फैक्ट का ना साथ देंगे जो फैक्ट इन इशू से रेलेवेंसी रखता हो, तो इससे मामला प्रूव हो गया। तो ये किस नेचर का साक्ष्य? ये कोरोबरेट कर रहा है या रिवर्ट कर रहा है, यानी कि सपोर्ट करेगा या रिवर्ट करेगा, यही होगी ना। इसका नेचर किस तरीके का है? किसी चीज को सपोर्ट करेगा, रिवर्ट करेगा। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति का जॉब छोड़ के जा रहा है और ये कहता है कि मैं इसलिए आपका जॉब छोड़ रहा हूं क्योंकि मिस्टर बी ने मुझे आपसे अधिक तनख्वाह देने की प्रॉमिस की है। उसका जॉब छोड़ने का जो नेचर है वो किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? क्यों जॉब छोड़ रहा है वो? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उसे उससे अधिक तनख्वाह दे रहा है। ये सारे फैक्ट किस चीज का एविडेंस है? ये क्या कह रहा है कि आपसे अधिक सैलरी मिल रही है, उसके जॉब छोड़ने के नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेनेटरी फैक्ट है। यानी कि जो इंट्रोडक्टरी हो, जो एक्सप्लेनेटरी हो, जो सपोर्ट करता हो, जो रिबट करता हो, जो आइडेंटिटी से आप ये समझिए, एक तो ये है कि मान लीजिए कहीं ऐसी घटना घट रही है जिसमें आप एक्यूज्ड को पहचानते हैं, उस वक्त क्या पुनः उसको पहचानने की जरूरत है? आप उसको नाम से अगर जानते हैं तो मान लीजिए आप जानते हैं मिस्टर एक्स नोटोरियस व्यक्ति है, आपने उसको कल देखा कोई ऑफेंस करते हुए, आपसे अगर गवाही ली जाएगी तो आप क्या बताएंगे कि अपराध किसने किया? मिस्टर एक्स ने। आप मिस्टर एक्स को नहीं जानते, फिर भी आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और आपने उसको देखा है। आप पुलिस के सामने बयान देते हैं कि मैंने उसे देखा है, मैं उसे अगर देखूंगा तो पहचानूंगा। आप ये बात बोलते हैं। तो वैसे में पुलिस क्या करती है? आइडेंटिफिकेशन परेड। यस, एक है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। किसका होता है ये? व्यक्ति का, साथ साथ किसी वस्तु का, किसी का भी हो सकता है। कौन कराता है? एनी पर्सन। जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है उसमें क्या किया जाता है कि जिस शख्स या जिस वस्तु को पहचान करवाना है उससे मिलते जुलते शख्स को एक साथ एक लाइन में खड़ा किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि पहचाने। तो पहचाने का क्या मतलब? वही व्यक्ति है। अगर मान लीजिए उसने दाढ़ी रखी है, आजकल तो सबको दाढ़ी रख रहा है ना, तो एक साथ सबको खड़ा करा दिया एक लाइन में, उसी हाइट के उसी लोगों को, और कहा जाता है कि आप पहचानिए। या फिर कोई वस्तु चोरी की, कोई आभूषण है तो उसी आभूषण से मिलता जुलता और भी आभूषण एक साथ रख के कहा जाता है कि पहचानिए। क्या आप पीछे पर्पस है इसका? क्योंकि वह व्यक्ति उस व्यक्ति को जानता नहीं है, बट वो कहा था उसने क्या कि अगर एक बार देखूंगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। अब वो इस क्यू में खड़ा है, आप उसको पहचान रहे हैं,
क्या वो व्यक्ति इनकार कर सकता क्या है कि हम क्यों नहीं कर रहे? नहीं समझ। हाँ, इसलिए तो पूछ रहे हैं। पहला सवाल, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड समझ गए क्या है? क्या है? एक ही जैसे मिलते जुलते शक्ल वाले व्यक्ति को एक साथ खड़ा करेंगे। जैसे आपने हुलिया बताया किस तरीके का था, वो था, ये था, तो वहाँ के जितने भी स्टेज सिटर्स होंगे उनके रिकॉर्ड रख के अकॉर्डिंगली उसको एक साथ खड़ा किया जाएगा। एक साथ खड़ा करने के पीछे रीजन हम ये देखना चाहते हैं कि आपने कितने अच्छे तरीके से उसको पहचाना है। तो हम किसकी विश्वसनीयता तय कर रहे हैं? विटनेस की, जो साक्षी बनेगा उसकी। मेरा प्रश्न यह है कि ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किस ड्यूरेशन में होता है? हमने क्या कहा था? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। ये किस स्टेज में होता है? इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस साक्ष्य इकट्ठा कर रही है, यानी पुलिस होगी। कराएगा कौन? ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कौन कराएगा? मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करता है क्या? इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पर्पस एविडेंस कलेक्ट करना। पुलिस के अलावा एनी पर्सन कर सकता है, लेकिन उसको ऑथराइज्ड किया जाना चाहिए, अदरवाइज देन मजिस्ट्रेट। समझ रहे हैं? हमने क्यों कहा था कि आप डेफिनेशन याद कर लीजिए। डेफिनेशन याद कीजिएगा, आपको हर सवाल का जवाब मिलते चला जाएगा। ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही है, तो पुलिस वहां प्रेजेंट रहेगी, एडवोकेट प्रेजेंट रहेंगे, मजिस्ट्रेट प्रेजेंट रहेंगे। क्या सीन बनती है और क्यों जरूरी है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए आप विवश नहीं कर सकते। ये है ना? A person accused of an offense shall not be compelled to be a witness against himself. अगर कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति है, अब आप उसको कह रहे हैं कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में खड़ा रहो, हम कहें तो अंगूठा का निशान दो, हम कहें तो फुटप्रिंट दो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? नो सर। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नो सर। फिर दोनों बातें में नो सर कैसे हो सकती? उसके रिगार्डिंग कॉर्पोरेटिंग फैक्ट्स और देने होंगे, वो तो एक रिव्यू है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन क्या कहता है? ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस shall not be compelled to be a witness against himself. किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यही बात है। तो पहले उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वो अपराध का अभियुक्त व्यक्ति हो, तब ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे लागू होगा। तो हम जिनको बुला रहे हैं सब दाढ़ी वाले को, सब अपराध के अभियुक्त व्यक्ति हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लागू हो रहा है? नहीं लागू हो रहा है, क्योंकि जब अपराध का अभियुक्त व्यक्ति होगा तब ना हम सीखेंगे। और साक्ष्य का मतलब दो तरह के साक्ष्य, क्या? या तो ओरल या डॉक्यूमेंट्री। या डॉक्यूमेंट्री। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि फिंगरप्रिंट दीजिए, ये किस तरह का एविडेंस है? डॉक्यूमेंट। कहाँ से पढ़ लिया आप लोगों ने? अगर हम कह रहे हैं कि अब फुटप्रिंट दीजिए, ये किस तरीके का एविडेंस है? ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब से बन गया, हमें बताइए।
अगर हमारे पास ब्लड क्लॉटेड कपड़ा मिलता है, पिस्तौल मिलता है, ये सब किस तरीके का एविडेंस है? सर ये मटेरियल एविडेंस। तो क्या ये एविडेंस की परिभाषा में आ रहे हैं? अपने विरुद्ध साक्ष्य देना है, तो क्या हम अपने विरुद्ध ये साक्ष्य दे रहे हैं? ये मटेरियल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ओरल एविडेंस है। हम कह रहे हैं कि हमने कत्ल किया है, कॉन्फेशन कर रहे हैं। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस काथी कालू। काथी कालू, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस काथी कालू। काथी काथी KATHI इसमें ये निर्धारित किया गया कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो किया जाता है और जो इस तरह के एविडेंस दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन आप समझ रहे हैं। दूसरा प्रश्न, अगर ये हमने कर भी लिया और उस व्यक्ति को पहचान भी लिया, हमने कहा कि ये व्यक्ति है तो पहचान लिया, तो क्या सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है? क्या हमारे पहचान का इतना भाग दौड़ का कोई असर, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा? हमने तो पहचान लिया कि ये व्यक्ति है। हमने क्या कहा था लास्ट क्लास में कि सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस किसको कहते हैं? जिस एकमात्र एविडेंस पे उसको कन्विक्ट कर दिया जा सके, वो सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस। तो ये मात्र एविडेंस कि वह व्यक्ति वही व्यक्ति था जो लूट में सम्मिलित था, इस आधार पे हम उसको कन्विक्ट कर दें? नहीं कर सकते हैं। तो टीआई परेड के द्वारा जो भी साक्ष्य प्राप्त होता है वो सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। मटरू वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। मटरू, मटर खाते हैं? कोई मटरू नहीं, वो याद करने का तरीका आप जैसे भी याद कीजिए। क्या बोला गया इसमें सर? कि ये जो टीआई परेड के द्वारा जो प्राप्त एविडेंस है वो सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ कोलैबोरेटिव नेचर का है कि हम दूसरे साक्ष्य के साथ इसकी कोलैबोरेट करते हैं, संपोषण करते हैं उसका। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि टीआई परेड कौन कराता है? रामकिशन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बॉम्बे, महाराष्ट्र। रामकिशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या बॉम्बे, जो भी लिखना है लिखिए। रामकिशन, राम जी और कृष्ण भगवान एक साथ, रामकिशन। उस पे ये निर्धारित हुआ कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कोई भी करा सकता है। कोई भी मतलब कोई भी, एनी पर्सन। एनी पर्सन। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस अधिकारी हो, कोई जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट हो, कोई भी व्यक्ति करा सकता है। प्रैक्टिस में क्या होता है, कौन कराता है? एक खुखार टाइप आदमी है, जब आप उसको पहचानने गए वो आपको घूर के देखा, आप कहना नहीं है, जबकि वही था। तो वैसे में पुलिस को वहाँ होना जरूरी है। देखिए कैसे कैसे प्रोविजंस टकराते हैं। जो नियम है
एक आइडियल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का वो ये होना चाहिए कि वो मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में हो। कारण क्या है मजिस्ट्रेट के होने की वजह से? पहली बात यह है कि मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव वर्क्स करते रहते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उनको इस बात का अनुभव रहता है कि कैसे किस चीज़ को डील करना है। दूसरी, इसकी विश्वसनीयता बनी रहती है। एडवोकेट का प्रेजेंस, एडवोकेट किस तरह का एडवोकेट? एक्यूज्ड का एडवोकेट कि डिफेंस का एडवोकेट? एक्यूज्ड का एडवोकेट कौन होगा? इसको accused रखेगा सर। जिसको एक्यूज्ड रखेगा। और डिफेंस का? State रहेगा ये। अगर पार्टी- स्टेट डिफेंस का एडवोकेट होता है क्या? नहीं सर, फिर से मुझसे क्या क्वेश्चन करते हैं सर? हमने क्या कहा कि किसका एडवोकेट? आप जानते हैं कि क्रिमिनल मामलों में किसको बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होती है? किसके ऊपर? प्रोसिक्यूशन के ऊपर। प्रोसिक्यूशन मतलब स्टेट। वो वहां मौजूद रहेगा और उसको बचाने के लिए कौन रहेगा? एक्यूज्ड को वो रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या उनका वहां प्रेजेंस रहना जरूरी है? पुलिस की प्रेजेंस रहनी जरूरी है? नहीं। एक आइडियल टीआई परेड में यह जरूरी है कि आप मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में करवाएं, एडवोकेट प्रेजेंस में, पुलिस उपस्थित न रहे। ये आइडियल टीआई परेड है। और दूसरी चीज, इस जजमेंट में रामकिशन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में डिसाइडेड है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें डिसाइडेड है कि कोई भी व्यक्ति टीआई परेड करा सकता है। लेकिन तब एक आम आदमी को इन सब मामलों में इंडल्ज करने से बेहतर है कि आप एक मजिस्ट्रेट अगर प्रेजेंट हैं तो उनकी नियुक्ति करवा के टीआई परेड करवाइए। और टीआई परेड में कितना समय में टीआई परेड करवा लेना चाहिए? कुछ और भी नॉर्म्स हैं जिसको फॉलो करना होता है। टीआई परेड मतलब जिस वक्त अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तारी के बाद ही टीआई परेड कराएंगे, क्योंकि उसको तो उसमें सम्मिलित करना है ना उन लोगों के बीच। तो क्या उसको जो टीआई परेड करने आ रहा है उसको पहले उसे दिखवा दें कि ये व्यक्ति है, इसी को पहचानना है तुमको? अगर ऐसी स्थिति है तो टीआई परेड बेकार हो जाएगा। इसलिए एडवोकेट का होना जरूरी है। और फिर जब टीआई परेड सब कुछ तरीके से हो भी गया तो ये किस तरीके का एविडेंस होगा? ये कोरॉबरेटिव होगा, सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होगा। किस मामले में डिसाइड हुआ? मटरू वर्सेस Yes. स्टेट ऑफ पीपल। इसमें ये डिसाइड हो गया। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं टीआई परेड किस सेक्शन के तहत रेलेवेंट है? सेक्शन 9 अब भूल जाइए ना पुरानी बातें। 7 से 7। हाँ वही। ठीक है, आप गलत नहीं है, अभी तो थोड़ा जाते जाते ना जाएगा। तो सेक्शन 7। तो टीआई परेड की कंसर्निंग सारी बातें आप समझ गए। नेक्स्ट है फिक्स टाइम एंड प्लेस। किसका? क्या कहता है? फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट हैपेंड। एक व्यक्ति है जो सुबह 4 बजे घर से निकल गया टहलने के लिए। उस घर में उसकी बीबी, एक नौकर और वो स्वयं रहता था। जब वो वापस लौट के आया 8 बजे तो उसकी बीबी का मर्डर हो चुका है। उसका कहना है कि जब मैं घर से निकला था मेरी बीबी जीवित थी। क्या पता चलता है किसने मर्डर किया होगा?
4 बजे वो घर से निकलता है, 8 बजे आता है, 8 बजे पाता है कि उसकी वाइफ की हत्या हो चुकी है। उसका स्टेटमेंट है कि जब वो घर से निकला था उसकी वाइफ जीवित थी। घर में कौन कौन है? नौकर, बीवी और वो स्वयं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसकी मृत्यु, जैसे 8 बजे इसकी रिपोर्ट हुई पुलिस में, इसकी मृत्यु 4 घंटा पहले हो चुकी है। 8 का 4 घंटा पहले कितना होगा? 4 बजे 4 बजे जिस वक्त वो उपस्थित था घर में, राइट। ये जो टाइम फिक्स किया जाता है और प्लेस फिक्स की जाती है, क्या एग्जैक्ट होती है? उसमें वेरिएशन नहीं आता है। कैसे पता चलता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कितने दिन पहले हुई होगी? हाँ, पोस्टमार्टम में क्या आता है जिसके आधार पे पता चलता है कि इसकी मृत्यु हो गई? एप्रोक्स आता है। क्या चीज़ का डिके होता है, कैसे पता करते हैं? उसका बॉडी का FSL जांच से सर। हाँ FSL जांच होता है सर। हाँ, क्या वही हम जानना चाह रहे हैं, उसका क्या फर्क पड़ता है? सर उस पे जो कीड़ा जो आते हैं बॉडी पे, उससे पता किया जाता है कि बॉडी डिके कर रही है कितने, वो बॉडी डिकम्पोज कितने दिन में होता है, उस पर कीड़ा वो उसमें वो जन्म लेने का बताया गया था सर। ठीक है, वेरी गुड। यही बॉडी को अगर हम फ्रिज में रख दें तो हाँ, उसको सुबह बनाए फ्रिज में रख देंगे सर, जिसमें बॉडी पाया जाएगा फ्रिज से मिलेगा ना सर। बॉडी सर ठीक है, फ्रिज से मिलेगा। और उसमें एक घर में एसी चल रहा हो तो Sensitization of food जो होता है। एसी चल रहा होगा तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन घट जाएगा ना। सर कभी कभी सब आदमी तो क्या ये एग्जैक्ट है? सर ऐसा करके तो नहीं देखते और भी सर हैं। बॉडी का टाइम नहीं, हम आपको क्या कहें, करके देखने की बात नहीं है। आप कल आपको इन्हीं सब चीजों में फर्क करना है कि जिस वक्त जो ये क्या कर रहा है, ये फिक्स टाइम एंड प्लेस कर रहा है, ये टाइम भी फिक्स कर रहा है और वो प्लेस भी फिक्स कर रहा है। तो जिस वक्त आप टाइम फिक्स करते हैं, कैसे, अगर ये व्यक्ति खाना खाया है तो इतना देर में इसका खाना पचेगा। स्टोमक में अगर वो खाना मिल रहा है अनडाइजेस्टेड वे में, इसका मतलब है कि इसके खाने के इतने दरमियान इसकी मृत्यु हुई होगी। और सर एक ये भी है कि आदमी जब मर जाता है तो मतलब 24 घंटे तक बॉडी टाइट रहती है पूरी, इसके बाद फिर वो नॉर्मल होती चली जाती है। उससे भी फॉरेंसिक में नहीं, इंटेंसिव में बहुत मतलब चीज़ कि- मतलब मरने के बाद ये अकड़ नहीं गई है, नहीं, वो 24 घंटे तक वो जो बॉडी टाइट रहती है, उसके बाद 24 घंटे तक खुले उसके बाद उसको एहसास हुआ कि अब हम जा चुके हैं, अब छोड़ो क्या कर। नहीं, फिर वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो, वो FSL में बताया जा रहा था सर। नहीं, वो सब चीज़ें ठीक है, आपकी बातों को हम डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ इतना अलर्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स उस चीज़ पे डिपेंड करता है जिस वक्त आप टाइम और प्लेस फिक्स करते हैं। टाइम एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकता है, वो एक अनुमान होता है, एक प्रॉप्स होता है। इसलिए अगर वो कहता है कि मैं 4 बजे घर से निकला हूँ, 8 बजे शरीर मृत पाई जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसके प्रेजेंस में इसकी मृत्यु हुई है। तो सिर्फ नौकर ही शक के दायरे में है या हस्बैंड भी? हस्बैंड। यहाँ तक तो समझ रहे हैं। यस अब एक और बताइए, जब हम टाइम और प्लेस फिक्स कर रहे हैं और ये व्यक्ति कहे कि उस वक्त हम यहाँ थे ही नहीं, हम तो उस वक्त इलाहाबाद में, क्लियर फैला तो ये क्या आ जाएगा? क्लियो एलम अब हमें एक बात बताइए, क्लियो फिलहाल पहली बार कहाँ सुने थे आप? सर उसमें तो सेक्शन रेस्ट चेस्ट है Yes, सर Mr. 6 में नहीं है सर, अभी बोल रहे हैं सर सेक्शन 4 में सर, 5 में है सर, 5 में। ये सब होते रहेगा। 3 क्या कहता है? सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट और इसको का साथ दिया सकता है। 4 क्या कहता है? वे तथ्य जो विवादित तथ्य के प्रसंग हेतु किया परिणाम है, कॉज, ऑकेजन एंड इफेक्ट। तो कहाँ सुना है आपने? 7 में 5 6 में सर। 6 क्या 4 क्या कर रहा है? एक ही ट्रांजैक्शन के पार्ट है तो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन
5 में कॉज ओकेजन एंड अफेक्ट किस सेक्शन में है? 5%, 5 में। अभी हम लोग कौन सा सेक्शन देख रहे हैं? 7 में से। अवसर का मतलब क्या? उसको मारने का अवसर मिला। जब वो दूर कहीं है तो मारने का अवसर कैसे मिलेगा? जब वो इलाहाबाद में है तो पटना में हत्या कैसे करेगा? तो प्ली ऑफ एलिबाई कहाँ आया था? 5 में। यहाँ भी प्ली ऑफ एलिबाई आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है ना? आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। जब हम फिक्स कर रहे हैं टाइम और प्लेस, किसकी कंसर्न है? अगर इस पर्टिकुलर प्लेस में हत्या हुई है, इतने बजे हत्या हुई है, उसका हस्बैंड कह रहा है कि मैं इस वक्त कहाँ था? इंग्लैंड। पार्क में था रात 4 बजे से, मैं उस वक्त था ही नहीं। अभी इसके एक सेक्शन बाद फिर देखेंगे जब हम लोग ना, अभी कौन सा सेक्शन चल रहा है? 7 और 9 में जब पहुंचेंगे फिर प्ली ऑफ एलिबाई। हमें इस चीज को डिफरेंशिएट करना है कि एग्जेक्टिव प्ली ऑफ एलिबाई किस सेक्शन के तहत लिया जाता है। ये जब प्ली ऑफ एलिबाई का प्ली लिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब प्ली ऑफ एलिबाई का प्ली लिया जाता है तब ये जो फिक्स टाइम और प्लेस करते हैं ये रेलेवेंट हो जाता है। प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 9 के तहत रेलेवेंट है। दोनों ने देखा नहीं है, आप 2 मिनट के लिए सिर्फ देख लीजिए सेक्शन 9 का फर्स्ट इलस्ट्रेशन। देखा क्या कहता है वो? देखिए आपके जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्ली ऑफ एलिबाई किस सेक्शन के तहत रिलेवेंट है? 9। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किस सेक्शन के तहत रिलेवेंट है? 7 ये सब चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। रिलेशन ऑफ पार्टीज 6 क्या है हमारा? किस चीज की रिलेवेंसी है? रिलेशन ऑफ पार्टीज। रिलेशन ऑफ पार्टीज में कैसे? अगर मान लीजिए हम आपको अपने विल में कोई सामान नहीं दे, मतलब कोई चीज़ न दे, इसका मतलब क्या निकलता है कि आपसे हमारा रिलेशन बहुत मधुर है, आप बुरा नहीं मानेंगे, हम आपको जायदाद में कोई संपत्ति ना दे तो, ये है ना। किसको हम डिसोन्ड करते हैं प्रॉपर्टी से? अगर आपके पास आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो आप क्या चाहेंगे कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी किसको जाए? मेरे कट्टर दुश्मन को नहीं, किसको जाए? हमारे परिवार के सदस्य को जो परिवार के सदस्य मुझ पे जुर्म ढाते हो तो मतलब ये जरूरी है, उनको दे दे सकते हैं। हाँ? तो फिर अभिषेक जी को दे दिया जाए। तो हम आपसे इतना ही कह रहे हैं कि अगर इससे क्या पता चल रहा है? रिलेशन ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है? ये कब रेलेवेंट होता है? जब इस तरह की बातें हो। किस तरह की? जहाँ ये विवाद है कि वह संपत्ति विल है कि नहीं, पार्टीज का आपस में क्या संबंध था, इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ये फैक्ट रेलेवेंट हो जाता है पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए। और लास्टली हमने ये क्या कहा था कि सारे के सारे किस पर्पस के लिए होंगे? सिर्फ इसी पर्पस के लिए, और कहीं इनका इस्तेमाल नहीं। नहीं होगा। और जब ये फैक्ट रेलेवेंट होंगे तो इसका साक्ष्य दिया जा सकता है, और इसके साक्ष्य की एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी? ये सिर्फ कोरबोरेटिव फैक्ट है। अन्य साक्ष्यों के साथ इसका संपोषण होगा किसी चीज को साबित करने के लिए। बात समझ रहे हैं? जी सर।
इसमें जो इलस्ट्रेशन है आपका ये ना E और D ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछता है, सेम इलस्ट्रेशन दे देगा D और E, तो आप अपने डायरेक्ट में उसको खाली मार्क कर लीजिए, कोई चेंजेस नहीं करता है, एक चेक उठा के कॉपी पेस्ट कर देगा। क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर का देखेंगे कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। एक वाले को समझाइए तो क्या कर रहा है? कौन सा सर? एफ। ए इज राइट और ए राइट, एक का दंगे के लिए क्या हो रहा है? ट्रायल चल ट्रायल चल रहा है। एंड इज प्रूव टू हैव मार्च एट द हेड ऑफ मॉब, वो जो भीड़ थी उसको आगे आगे चल रहा था। द क्राइज ऑफ द मॉब आर रिलेवेंट, ये जब दंगों के लिए हो रहा है तो मॉब किस तरह के चिल्लाएगी, बचाओ मुझे बचाओ मुझे, किस तरह से चिल्लाएगी? मारो मारो। मारो दंगा हो रहा है ना, मारो मारो, छोड़ो नहीं, जो भी है। तो the cries of the mob are relevant, यानी किस चीज का, ये ट्रांजैक्शन क्या है, राइट? हमने क्या कहा था कि ट्रांजैक्शन को हमने कैसे डिफाइन कर रखा है? वो कोई घटना होनी चाहिए, कोई क्राइम होना चाहिए, कोई सिविल रॉन्ग होना चाहिए, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो सब के सब क्या है? एक ट्रांजैक्शन। तो इसके ट्रांजैक्शन में क्या रेलिवेंट है? यस, वो चिल्लाहट रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि ये चिल्लाहट उस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ये दंगे के संव्यवहार को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी एक्सप्लेनेटरी नेचर का है। तो जब भी इंट्रोडक्टरी होगा, एक्सप्लेनेटरी, वो जो छो है आपको याद रखना है, ठीक है? आइए सेक्शन 8। सामान्य परिकल्पना के बारे में सत्यंतिकारी द्वारा कही या की गई बातें। कॉमन डिजाइन क्या है ये? किसके द्वारा कही गई बात है, या की गई बात है, या लिखी गई बात है? किसके द्वारा? तोड़िए, अब अपने आप इसको तोड़िए। कॉन्स्पिरेटर कौन होता है? और जो लोग एपीसी की क्लास के हैं बताइए। कॉमन इंटेंशन के लिए जो कॉन्स्पिरेसी कब होती है? ऐसा जनरल बताइए, छोड़िए, कॉन्स्पिरेसी करनी है। दो लोग या दो लोग से ज्यादा। वेरी गुड। मतलब एक आदमी कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता है, नो सर। जब भी होगा दो या दो से अधिक व्यक्ति होगा। क्या करेगा कॉन्स्पिरेसी में? वो घूम फिर के आएगा। प्रिपरेशन करेगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करता है? कोई बात इलीगल एक्ट को करने के, पहली बात है कोई इलीगल एक्ट हो उसको करने के लिए एग्री कर रहा है, या फिर लीगल एक्ट है उसको इलीगल मींस से करने के लिए एग्री कर रहा है। सिर्फ एग्री कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ सहमत हो रहा है, ये कॉन्स्पिरेसी है। बात समझ रहे हैं?
सिर्फ सहमत हो जाइएगा ऑफेंस हो जाएगी। आप करें ना कुछ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शामिल ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ सहमत हो गए, हो जाएगी कॉन्स्पिरेसी। किस सेक्शन में? 120 से 120 भी। आप तो भूल जाइए ना। इसको लेके आ गया है सेक्शन 61 में। किसका? भारतीय न्याय संहिता। 2023 में लिख दीजिए। अच्छा हाँ वही। अभी ये तो इतना फेमस हो गया कि लिखने की जरूरत नहीं, लोग समझ गए हैं। इतना हिंदी बोलना शुरू कर दिया लोगों ने, और कुछ लिखा ही नहीं जा सकता है। एक आदमी को हम बोले भारतीय न्याय संहिता, तो बोलते अच्छा ठीक है इंग्लिश में, तो हम बोले इंग्लिश में भी यही है। तो क्या इस पे ट्रांसलेट करेंगे क्या? जब इंडियन जस्टिस कोड क्या कहेंगे इसको? इंडिया तो कहीं डिफाइन ही नहीं है सर। मतलब वही बोलना पड़ेगा आपको। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन पिनल कोड। ये देखिए इनको, ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। भारतीय साक्ष्य। अच्छा भारतीय साक्ष्य अधिनियम हाँ। 2023। Act इंग्लिश में? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। वहां तो गुंजाइश थी ना, इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उधर लिखा हुआ था भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दिस एक्ट में भी कॉल्ड भारतीय साक्ष्य। अब यहाँ तो कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कॉन्स्पिरेसी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति, और वे 2 व्यक्ति किस बात पे सहमत हो रहे हैं? किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए या किसी लीगल एक्ट को इलीगल मींस से करने के लिए सहमत हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है कि सामान्य परिकल्पना के में किसके द्वारा कॉन्स्पिरेटर, ये दोनों के दोनों कौन हो गए? या 2 या 2 से अधिक जो भी हैं, ये कौन हो गए? ये सब के सब कॉन्स्पिरेटर हो गए। इनकी संख्या कितनी हो सकती है? 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक। अधिक का मतलब कितना? एनी नंबर, हाँ? एनी नंबर। इन्हीं नंबर कुछ भी हो सकता है। 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, कुछ भी। और सब में उस व्यक्ति को शामिल होना जरूरी है क्या? ये सभी, वो व्यक्ति सभी को पहचानता है क्या? नो जो सर। कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। सभी में पार्टिसिपेट किया हो, नो ये भी सर। जरूरी नहीं है। होना क्या चाहिए इन सब के बीच? कॉन्ट्रैक्ट। सहमति होगी। सहमति होना चाहिए। यस, कॉन्ट्रैक्ट नहीं भूलिएगा, वो भूल के भी नहीं बोलिएगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि इन्फोर्सिएबल नहीं है। यस, जानते हैं ना, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा वो। वाइड कॉन्ट्रैक्ट। डिस्टर्ब हो गया सभी। देखिए पहला क्या है? When there is a reasonable ground to believe that 2 or more persons have conspired together to commit an offence or an actionable wrong, यानी सेक्शन 8 कहाँ लागू होगा? क्रिमिनल मामलों में या सिविल मामलों में? क्रिमिनल में। both देखिए आपके पास बैरेक्ट है, उसके जो भी आपका कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करते जाइए। वहाँ क्या लिखा है? कमिट एन ऑफेंस, उसके आगे और एन एक्शनेबल रॉन्ग। एक्शनेबल रॉन्ग। क्या मतलब होता है एक्शनेबल रॉन्ग का? सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग को मान लिया, टॉर्ट हो गया। हाँ। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ? वो भी ये भी सिविल में था। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ तो ये सब एक्शनेबल क्लेम, ये एक्शनेबल रॉन्ग है। यानी ये दोनों सेक्शन जो आपका 8 है, ये सिविल मामलों में भी लागू होगा, क्रिमिनल मामलों में भी लागू होगा। होना क्या चाहिए? 2 व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किस बात के लिए सहमत हुए हुए? कोई इलीगल एक्ट करने के लिए या लीगल एक्ट को इलीगल मींस से करवाने के लिए सहमत हुए। तो क्या क्या चीज है? इन्होंने कुछ कहा, यानी सेड, डन और रिटन।
ये 3 चीजें ये है ना. यस सर. Anything said, done or written किसके द्वारा? By any of such person in reference to their common intention. एक नया शब्द आया, क्या है? Common इसमें से किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? कॉमन इंटेंशन. क्या होता है कॉमन इंटेंशन? सर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड और शेयरिंग ऑफ प्लान. प्लान. और कॉमन ऑब्जेक्ट में Sir, intention might be different. एक ही काम को करने जा रहे हैं. या कि जब हमने इलस्ट्रेशन दिया था, एक ट्रेन पे महिला सफ़र कर रही है, उसके गले में सोने का हार है, एक लुटेरा चढ़ता है प्लानिंग बना के स्टेशन से, दो लोग इसका छीनेंगे, मतलब लूट लेंगे. अगले जंक्शन पे एक और व्यक्ति चढ़ता है और उसकी नज़र भी उसके गले पे हार पे पड़ती है और उसके दिमाग में भी यही बात आता है कि इसको हम छीन लेंगे. कॉमन इंटेंशन है. नहीं, कॉमन ऑब्जेक्ट है. नो, क्यों? क्योंकि शेयरिंग प्लान नहीं है. प्रायर मीटिंग दोनों में इंटेंशन तो सेम है. हाँ सर. दोनों का इंटेंशन क्या है? उस महिला के गले से हार छीन लेना. छीन लेना है. क्या वो लोग पहले मिले थे कभी? नो सर. तो कॉमन इंटेंशन क्या स्पॉट पे नहीं डेवलप कर सकता है? नहीं सर, उसके लिए मीटिंग ऑफ Meeting माइंड्स. अच्छा, मीटिंग ऑफ माइंड्स के लिए क्या करें? हाँ. हो गया? यस सर. शेयरिंग ऑफ इसलिए बोलेगा सर 50-50 सारा. हाँ? हाँ, हो सकता है. हाँ. सारा तो इसमें क्या दिक्कत है? लूटो और 50-50 But- हो जाएगा. तो स्पॉट पे भी कॉमन इंटेंशन डेवलप कर सकता है. हम ये कहना चाह रहे थे. ये जरूरी नहीं. कॉमन इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पहले प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, उस योजना का पार्ट होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ के लिए काम करना चाहिए. ये चीज़ होनी चाहिए. वो तो स्पॉट पे भी डेवलप कर सकते हैं. सर सेक्शन बता दिए, हम 34 बोलने वाले थे लेकिन छूट रह गए. हाँ, तो अब सेक्शन 3 सब सेक्शन 5. हाँ, नया लग रही है. भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 3 सब सेक्शन 5. यस. ये आफ्टर द टाइम when such intention was first entertained by any of them. देखिए ये किस चीज का बात कर रहा है? ये said है, done है, written है. ये तीनों की तीनों चीजें कब? जब कहता है कि जब फर्स्ट टाइम उसके दिमाग में कॉमन इंटेंशन उभरा, उसके बाद after the time when such intention was first entertained by any of them. इसका मतलब ये said, done, written ये कब रिलेवेंट होगा? जब पहली बार कॉमन इंटेंशन का तथ्य उसके दिमाग में आया, उसके बाद की वो कुछ भी कहता है, कुछ भी करता है, कुछ भी लिखता है, वह क्या हो जाएगा? उन सभी के अगेंस्ट में, against each of the person believed to be so conspiring as well for the purpose of proving. यहाँ तक समझे पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट है इसका? सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी. षड्यंत्रकारी कौन है? कॉन्स्पिरेटर. कॉन्स्पिरेटर को कैसे डिफाइन करेंगे? कॉन्स्पिरेसी क्या हो रही है? जब कोई वो इलीगल, हाँ, दो या दो से अधिक व्यक्ति किस बात के लिए सहमत हो रहे हैं? लीगल कार्य या लीगल कार्य कोई लीगल illegal मीन्स से कराने के लिए सहमत होते हैं. तो वैसी स्थिति में ये कॉन्स्पिरेटर. तो जब फर्स्ट टाइम इनके दिमाग में कॉमन इंटेंशन वाली बात है, उसके बाद वो कुछ भी कहें, कुछ भी लिखें, कुछ भी करें, वो सब के सब रेलेवेंट है.
किसके अगेंस्ट में? सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट में। क्यों? और साथ ही साथ किस चीज का प्रमाण है ये? दो चीजों का प्रमाण है। देखिए क्या कहता है ये, प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। पहला तो कॉन्स्पिरेसी का एग्जिस्टेंस है, इसका प्रमाण है। और दूसरा, एनी सच पर्सन वाज ए पार्टी टू इट। वो व्यक्ति उस पार्टी का सदस्य है। कुछ बात समझ में आई? हम एविडेंस देने जा रहे हैं ना, फैक्ट को प्रूव करने जा रहे हैं। तो हमें बताइए कि एक व्यक्ति चाहे वो पार्टिसिपेट किया हो ना किया हो, उसके दिमाग में कोई बात आ गई कॉमन इंटेंशन वाली, और उसके बाद वो कुछ कहता है, कुछ करता है, कुछ लिखता है, वो सब के सब किसके अगेंस्ट में? ईच ऑफ द जो भी कॉन्स्पिरेटर है सबके अगेंस्ट में। और सजा किसको कितनी मिलेगी? सजा सेम मिलेगी। यस सर। मतलब अगर मर्डर हुआ है तो सबको जितना होगा सबको। कहानी खत्म। यहाँ तक बात समझ में आई? इतना आसान थोड़ी था। हो गया? कॉन्स्पिरेसी समझ गए? वो समझ गए कि किस वक्त रेलेवेंट होगा, कभी का नहीं, कब। सबको अंडरलाइन करते चले जाइए आप। और किस बात का सबूत होगा ये कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेंस में है, और दूसरा वो व्यक्ति उसका हमें एक बात बताइए, जब ट्रिगर दबाया जाता है तो गोली चलती है। यस सर। ट्रिगर किस चीज से दबाते हैं? फिंगर से। किसी का हत्या हो जाता है, किसी की मर्डर हो जाती है और मृत्युदंड की सजा अगर मिलती है तो सजा किसको मिलती है? इंटेंशन को। जिसने फाइलिंग किया था। अच्छा, हैंग टिल डेथ का मतलब कहाँ, फांसी कहाँ लगेगी? गर्दन में। उंगली ने कसूर किया, यस सर। सजा मिली गलत। गर्दन को। यही फिलॉसफी यहाँ काम करती है। एक व्यक्ति करेगा, सजा मिलेगी सबको। गर्दन का मतलब थोड़ी है कि गर्दन को सजा देने, इसको ले जाओ भाई, हमको बिना गर्दन का ही रहने दो, ऐसा नहीं है। गर्दन का मतलब आपकी पूरी बॉडी समाप्त, आपका जीवन समाप्त। उसी तरह एक व्यक्ति गुनाह करेगा, उसकी सजा सबको मिलेगी। जब सबको मिलेगी तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हमें तो देखना होगा ना कि हमें दो चीज़ प्रूव करनी होगी कि एक तो ये कि इस कॉन्स्पिरेसी का एग्जिस्टेंस है, और दूसरा वो व्यक्ति उस कॉन्स्पिरेसी में का मेंबर है। जब ये सारी बातें हो जाएंगी तब ये रेलेवेंट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में क्या फ़र्क है उसको समझ लीजिए। देखिए, इसके इलस्ट्रेशन को समझ लीजिए, उसके लास्ट लाइन को सिर्फ देखिए। क्या लिखा हुआ है? ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके साथ वो काम कर रहा है वो उसका परिचित ही हो। क्या लिखता है? Although the person by whom they were done are strangers to him, कोई परिचित हो कोई जरूरी नहीं है, स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं। And although they may have taken place before his joined the conspiracy or after he left it, यानी इससे पहले भी अगर कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, इसके ज्वाइन करने से पहले तो भी, और इसने छोड़ दिया उसके बाद। वंस अगर आप ज्वाइन कर लिए तो आप लायबल हो, चाहे कॉन्स्पिरेसी से पहले से पहले चली भी हो या इसके छोड़ देने के बाद। ये इंग्लिश लॉ का नहीं, कंसेप्ट। ये तो हमारा लॉ है। अच्छा। बात समझ में आ रही है?
अब इंग्लिश लॉ हिंदी लॉ में फर्क को समझ लीजिए, वो रिलेवेंट नहीं है आपके जानकारी के लिए, क्योंकि हमें तो इसी से कंसर्न है। तो इसके कंसर्न में क्या कहता है, चाहे तो आप ज्वाइन होने से पहले कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही हो, चाहे आपने छोड़ दिया उसके बाद हुई, तो भी आप लायबल होंगे। इंग्लिश लॉ में कॉमन इंटेंशन की जगह कॉमन ऑब्जेक्टिव, पहली अंतर ये है। और दूसरा, जब वो कॉन्स्पिरेसी को छोड़ देता है उसके बाद के उसके कथन, उसके एक्ट या उसके रिटन स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहता इंग्लिश लॉ। इंडियन लॉ में क्लियर। कुछ केसेस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि ये केस किससे रिलेटेड है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आंसर लिखने पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक अलग इशू है। एक पहला केस है आर वर्सेस प्रिंस। ब्लैक एंड टाई। आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई। ब्लैक भी है, टाई भी। ब्लैक भी और टाई भी है। इसमें फैक्ट ये था कि जो मिस्टर टाई हैं वो जहाँ कस्टम पे जहाँ सामान उतरता है वहाँ ये चपरासी है सामान उतारने, और ये मिस्टर ब्लैक के साथ कॉन्स्पिरेसी करके ये कहते हैं कि हम लोग बिना टैक्स दिए इस सामान को बाहर निकाल देते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी है। कैसे इलीगल कैसे है? क्योंकि सामान को सही तरीके से निकालने के लिए आपको जो प्रिस्क्राइब टैक्स है वो फुलफिल करना चाहिए, आप दे के सामान को ले जाइए। इनकी कॉन्स्पिरेसी क्या है कि बिना टैक्स दिए सामान निकालना, और इसके कंसर्निंग मिस्टर ब्लैक रॉन्ग एंट्री करते हैं मॉर्निंग वाले रजिस्टर में। इनका ये रॉन्ग एंट्री क्या टाई के अगेंस्ट में रिलेवेंट फैक्ट है? क्योंकि हमने क्या कहा, सेट डन किसके द्वारा? एनी पर्सन, एनी पर्सन कौन? कॉन्स्पिरेटर, किसी भी कॉन्स्पिरेटर के द्वारा। कब किस सीन में? आफ्टर या नहीं, जब पहली बार उनके दिमाग में अच्छा, हाँ। कॉमन इंटेंशन का सेट है उसके बाद। हाँ सर। और ये कब तक एग्जिस्टेंस में रहेगा? ये जब तक वो क्या कहा इसने? He joined the conspiracy after he left it. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फैक्ट रिलेवेंट है, और अगर रिलेवेंट है तो मिस्टर ब्लैक एंड टाई दोनों ही लायबल हो जाएंगे ऑफेंस के लिए और साथ साथ पनिशमेंट के लिए भी। कॉन्स्पिरेसी में यह ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति सेम सीक्वेंस में सेम इक्वल आपके क्या कहते हैं और ग्रेविटी में वर्क करे। सबका अलग अलग बटा हुआ काम है, लेकिन तब यह है कि हम सबको एक साथ एक जैसा ही अपराध के लिए सजा क्यों देते हैं? उसके पीछे रीजन है क्योंकि जब आप प्लान करते हैं तो आप में एकात्मकता का भाव आता है, आपके अपराध करने की प्रवृत्ति में अधिक शक्ति आ जाती है क्योंकि आप अकेले नहीं होते। तब सब लोग अपने अपने तरीके से मैनेज करते हैं और इसीलिए वो इक्वली लायबल हो जाते हैं प्रत्येक उस अपराध के करने में। यहाँ तक समझ गया? सेकंड है मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर।
अली अस्कर की वाइफ है मेहर तेजा। मेहर तेजा मिर्जा अकबर से लव करती है। उमर शेख कॉन्ट्रैक्ट किलर है। शादीशुदा है मेहर तेजा और इसका इश्क चल रहा है मिर्जा अकबर से। इन दोनों के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान हो रहा है। चिट्ठी में एक चीज लिखा हुआ है कि मैंने पैसों की बंदोबस्त कर ली है, तुम अब कुछ करो, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह पाऊंगी। ये कहता है हाँ मेहर तेजा हाँ मेहर तेजा मिर्जा अकबर को लेटर लिखती है। लव हो रहा है तो दोनों ही लिखेगा ना एक दूसरे को लेटर। ये भी लिखता है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पैसों की व्यवस्था कर ली हो तो मैं आ रहा हूँ। और भी कुछ बातें लिखी हैं जो आप बुक में देख लेंगे। तो टारगेट में कौन है? अली तेजा अली सर अली। टारगेट में अली अस्कर है और उमर शेख कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इसको किस चीज से मतलब है? पैसा लेगा और ये मार डालेगा। अली अस्कर खेत में काम करता है और जब पैसा उमर शेख को मिल जाती है तो खेत में ही गोली चलाकर अली अस्कर को मार डालता है। अली अस्कर की मृत्यु हो जाती है स्पॉट पे ही, लेकिन उमर शेख खेत में ही पकड़ा जाता है। बाद में पुलिस को वो लेटर्स प्राप्त होते हैं। लेटर्स में सारी बातें जो हमने आपको बताई वो सब लिखी हुई थी। इसमें मर्डर कौन किया? उमर उमर शेख। एबिटर कौन है? मिर्जा अकबर मेहर तेजा। ने वो तो कॉन्ट्रैक्ट में सजा किसको मिलनी चाहिए? तीनों को उमर और मिर्जा किसको मिलनी चाहिए? उमर और मिर्जा तीनों को मिलना चाहिए। तीनों को कैसे? किसको किसको बोले? मेहर उमर और मिर्जा को। मेहर तेजा को नहीं मिलनी चाहिए। मिर्जा को हाँ? मिर्जा अकबर को सिर्फ सजा मिलनी चाहिए। नहीं दोनों को सर नीचे ऊपर का दोनों को। ये मिस्टर उमर को नहीं मिलनी चाहिए। इसको भी सर ऊपर रखो। मिर्जा अकबर को, मेहर तेजा को नहीं। नहीं सर क्यों? अभी हमने क्या कहा? तीनों को मिल सकता है। कॉमन ये पहले बताइए, कॉमन इंटेंशन है, हाँ है। कॉन्स्पिरेसी है। नहीं सर है कॉन्स्पिरेसी हाँ इतना सोचने में क्या? साथ में नहीं हुआ प्रकाश सर। कॉन्स्पिरेसी है देखिए, सर। हमने क्या कहा कि कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो इसी जगह का हो, परिचित ही हो। अभी हम लोग देख रहे थे ना कि स्ट्रेंजर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि उसमें शामिल ही हो, वो दूर भी कहीं हो सकता है। अभी उसका इलस्ट्रेशन देखिएगा तो एक व्यक्ति है जो कलकत्ता में पैसा इकट्ठा करता है, पटना में बम बनवाता है, पाकिस्तान में बम गिरवा देता है। जो सारी चीज़ें हैं उसके तहत वो क्या है, जगह जगह चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी के तहत ये जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे को पहचानते हों। अभी की तारीख में क्या है, ये तो साहब इनके हस्बैंड है ना, हाँ अली। अली। यस। अभी फादर में राम जी में है। तो अली, उसकी वाइफ धोखा दे दी। नहीं इस कहानी यही है। हाँ, हमें तो चलो। बस इतना देखना है ना, हमें इसमें लीगल पॉइंट देखना है और हमें देखना है कि कॉन्स्पिरेसी अगर है तो इसमें रेलेवेंसी क्या है। क्योंकि हम अगर एक बार कॉन्स्पिरेसी प्रूव कर लिए और कॉन्स्पिरेटर का कोई भी क्या चीज प्रूव करना है आपको, सेड डन और रिटन, अगर ये हो गया तो बाकी सबके अगेंस्ट में वो रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा Yes, और वो sir. एडमिसिबल हो जाएगा। तो हमें ये चीज देखनी है। इसने क्या कहा, लेटर में क्या लिखा हुआ है? पैसा जमा हो गया, कुछ करो। ठीक है, ये करने के लिए क्या किए, उमर शेख को पैसा दिए और इसकी मर्डर हो गई। कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या जरूरी है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी इलीगल एक्ट को, किसी को मरवा डालना लीगल एक्ट तो नहीं होता है, नो सर। इलीगल एक्ट के लिए सहमत हुए हों, और सहमत हुए हों तो ऐसे इस ड्यूरेशन में सेट डन और रिटन ये जो भी चीजें हैं वो रिलेवेंट हो जाएंगी। Yes, sir.
प्रत्येक के अगेंस्ट में, यस सर। प्रत्येक के अगेंस्ट में, तो ये प्रत्येक के अगेंस्ट में रेलेवेंट हो गई। इस आधार पे इन तीनों को मृत्युदंड की सजा मिली। मेरा पत्नी ते- नहीं सर मिर्जा। अरे राम, हम सुन नहीं पाया अच्छा मिर्जा बोला। हमको लगा सर कि मिर्जा अकबर की पत्नी मेहर तेजा है सर, और अली असगर का उसका वही संबंध है। अभी सोच लिए नहीं, ऐसे सोचिए नहीं, फैक्ट यही है। फैक्ट ये है कि मेहर तेजा और मिर्जा अकबर दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। मेहर तेजा का हस्बैंड है अली असगर, जिसे छुटकारा पाना चाहती है, और छुटकारा पाने के चक्कर में इसको लेटर लिखती है, मैंने पैसों की व्यवस्था कर ली, तुम कुछ करो, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। और मिर्जा अकबर कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसा दे देता है और अली असगर की कहानी खत्म। आपसे लीडिंग केसेस में पूछता है मिर्जा अकबर वर्सेस एम्पेरर, किस धारा के तहत, मतलब ये किसका लीडिंग केसेस है, तो किस सेक्शन का लीडिंग केस है ये? सेक्शन 8 का सर। हाँ, सेक्शन 8 पुराना वाला 10 यहाँ तक क्लियर है। ये जिस वक्त मेयर तेजा का लेटर पकड़ा, साथ साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी दे रही है और ये सारी घटना चक्र को बता भी रही है। तो आप जानते हैं जब मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तो वैसी स्थिति में उसकी पुष्टि कहाँ की जाती है? हाई कोर्ट को। हाईकोर्ट को। वो हाईकोर्ट क्या वो सिंगल बेंच होता है, डिवीजन बेंच होता है? डिवीजन बेंच होता है। डिवीजन बेंच होगा। हाँ, उस वक्त कमिश्नर थे और ये जिसके जो जज थे वीके सिन्हा, ये जज वीके सिन्हा, वो उस वक्त उसके ज्वाइंट कमिश्नर भी थे जहाँ अपील की जाती है। तो उन्होंने तो दो होना चाहिए जजेस, तो एक तो ये खुद ही केस सुने थे और साथ साथ ज्वाइंट कमिश्नर थे। तो ऐसे स्थिति में हुआ क्या कि मृत्यु दंडादेश की पुष्टि की गई एक जज के द्वारा, पहली चीज। और दूसरी, इन्होंने कहा कि इस चीज को, चूंकि ये पुलिस के सामने बयान दी थी और साथ में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दी गई, तो इसके बयान को आप, चूंकि वहाँ ये हिट करेगा अभी के सेक्शन 23 और पहले वाले सेक्शन में 25 पुलिस के समक्ष की गई संस्कृतियों को साबित नहीं किया जाना, बोला ये दोनों आधार पर इन्होंने प्रीवी काउंसिल में अपील फाइल कर दी। आप बताइए क्या होना चाहिए? किस ग्राउंड पे है? दो ग्राउंड है। पहला ये कि सिंगल जज का अप्रूवल है, तो ये तो कोई इशू नहीं है, इसलिए इस पे नहीं सुना। बाकी चीजों को उसने कहा कि जब सेक्शन 10 के तहत, सॉरी अभी के सेक्शन 8 के तहत, अभी के सेक्शन 8 के तहत जब एक कॉन्स्पिरेटर उस वक्त, जिस वक्त दिमाग में कॉमन इंटेंशन की बात आ गई, उसके बाद उसने जो कुछ भी कहा, किया या रिटेन लिखा, वो सब बाकी कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट में क्या है? रेलेवेंट है, और इस आधार पे मृत्युदंड है। सही है। थर्ड केस है बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बद्री राय और रामजी सुनार दो व्यक्ति हैं। रामजी सुनार के दुकान के आगे चांदी गलाया जा रहा था। पुलिस ने गलाते हुए देख लिया और सामान जब्त कर लिया, ये कहते हुए कि चोरी का सामान, और दोनों को
अरेस्ट कर लिया और वो दोनों बेल पे छूट गए। फिर एक दिन आईओ जा रहे थे रास्ते से, ये दोनों उन तक पहुंचे जब वे बेल पे थे और उन्होंने कहा कि आप इस केस को दबा दीजिए, हम बदले में आपको कुछ इनाम देंगे। इंस्पेक्टर ने कहा कि ऐसी बातें सड़क पे नहीं की जाती हैं, थाने में आइए। तो थाने में बद्री राय गए, रामजी सोनार नहीं गए। तेज और जब बद्री राय पहुंचे थाने में, इंस्पेक्टर के सामने वो कहते हैं कि जो हमारी पिछली मुलाकात में बात हुई थी, तो ये 500 रुपया है, इसको रखा जाए और किसको दबा दिया जाए। पुलिस इंस्पेक्टर ईमानदार था, उसने करप्शन मतलब रिश्वत देने का आरोप लगाते हुए और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज करते हुए बद्री राय को अरेस्ट कर लिया और उसी के साथ साथ उसके स्टेटमेंट के आधार पे रामजी सोनार को भी अरेस्ट कर लिया गया दोबारा और प्रोसिक्यूशन उस पर बढ़ गया। अब सवाल ये उठा यहाँ कि पैसे देने की बात बद्री राय किए थे, रामजी सोनार नहीं किए थे। तो क्या ये कॉन्स्पिरेसी है? क्योंकि जब कॉन्स्पिरेसी होगी तो सेट डन रिटन किसी एक का सबके अगेंस्ट में इक्वली लागू हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि कॉन्स्पिरेसी में एजेंसी का प्रिंसिपल काम करता है, यानी प्रत्येक कॉन्स्पिरेटर दूसरे कॉन्स्पिरेटर का एजेंट है और एजेंसी में जानते हैं करेस्पॉन्डेंट सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं हम, यानी एजेंट के काम के लिए हम प्रिंसिपल को लायबल ठहराते हैं। और घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, जिस दिन पुलिस इंस्पेक्टर घर और सड़क पे जा रहा था, ये दोनों वहां पहुंचे थे और दोनों पहुंच के क्या कह रहे थे कि केस को दबा दीजिए, हम आपको इनाम देंगे। कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग में दोनों साथ साथ थे, यानी एक से अधिक किस काम के लिए? रिश्वत देने के लिए। उस इंस्पेक्टर ने क्या कहा कि ऐसी बातें सड़क पे नहीं की जाती हैं, थाना आइए। थाना आते वक्त रामजी सोनार नहीं गए, कौन गया? बद्री राय। और बद्री राय किसके एजेंट बन के गए? ऐसे नहीं बोलिए, रामजी सोनार के। तो रामजी तो एजेंसी के प्रिंसिपल के तहत जो कुछ भी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया वो सभी पे मतलब उसके दूसरे व्यक्ति पे इक्वली प्रभाव रखता है और वो रेलेवेंट होता है। ऐसी स्थिति में उसका जो कथन है या जो उसने किया है या जो उसने रिटर्न में दिया है, उसके क्या किया, यहाँ क्या हो रहा है? उसने कहा, ये उसका स्टेटमेंट है, सेट एक्ट में क्या किया उसने? 500 रुपए का नोट दे दिया। कम नहीं। अरे नहीं, उस जमाने में 500 बहुत, ये पुराना केसेस है। फिर भी अंदर देने का। तो अब इस कॉन्स्पिरेसी में एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया एजेंसी का, यानी कॉन्स्पिरेसी में एजेंसी का कॉन्सेप्ट होता है और वैसे स्थिति में एक एजेंट का किए गए कार्य के लिए दूसरे एजेंट लाइबल। यहाँ तक क्लियर? यस सर। वो लायबल भी होगा ना? हाँ, दोनों ना इक्वली लायबल होते हैं ना। हमने पहले ही कहा है कि चाहे आपने पार्टिसिपेट 0 किया हो चाहे एक आपका पार्टिसिपेशन की मात्रा कुछ भी हो, आप इक्वली लायबल हो जाएंगे। मानो ये काम अकेले आप ही ने किया है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 की भाषा क्या है? मतलब जो पुराना सेक्शन 34 इंडियन पिनल कोड है, मानो वो कर उसने अकेले ही किया है। इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो ये लायबल हो गया। तो आप समझ रहे हैं? अब हमें एक बात बताइए, अगर पुलिस के समक्ष ये स्टेटमेंट आती है
कॉन्स्पिरेसी तो सेक्शन 8 लागू होगा। देखिए क्या है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। पहले ये कि जब कॉन्स्पिरेसी है तो मोर देन 2 यानी वो एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड है। वो एक्यूज्ड का कौन सा सेक्शन है हमारे पास? देखिए क्या कहता है 24, साबित संस्कृतियों को, कॉन्फेशंस को, तो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध में संयुक्त रूप से विचारित किसी अन्य को, इसमें क्या करती है कोर्ट? विचार में लेती है। पढ़िए क्या लिखा है सेक्शन 24। पहले का सेक्शन 30, अभी का सेक्शन 22। Constitution or provided condition affecting personal liberty. चूंकि हम लोग नहीं पढ़े हैं, जिस वक्त पढ़ेंगे वो क्लियर हो जाएगा। उसमें होता है कि जब दो एक्यूज्ड हैं तो उसमें एक व्यक्ति, दोनों का एक साथ अगर ट्रायल चल रहा है तो एक व्यक्ति अगर कोई कन्फेशन करता है और जो दूसरे को प्रभावित करती है, तो वैसे स्थिति में कोर्ट उस कन्फेशन को, कॉन्फेशनल स्टेटमेंट को विचार में लेता है। उस कॉन्फेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना ही हम लोग को। उस कॉन्फेशनल स्टेटमेंट को कोर्ट विचार में लेता है। अब बताइए, जब ये जो भी स्टेटमेंट जिसका गया बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, वो किसके सामने हो रहा है? पुलिस के सामने। जब पुलिस के सामने किया गया है तो क्या ये एडमिसिबल है? तो जैसे ही कॉन्स्पिरेटर गिरफ्तार हो जाता है, सेक्शन 8 का दायरा समाप्त हो जाता है। मेरी बात तो समझिए, क्योंकि गिरफ्तार होकर कहाँ जाएगा वो? पुलिस कस्टडी में। जब पुलिस कस्टडी में है और उसके बाद ये इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे रहा है, वहाँ सेक्शन 8 नहीं रहेगा। लेकिन तब वो कहाँ लगेगा फिर? क्योंकि एक तरह से तो उसने कॉन्फेस कर लिया ना, और जब कॉन्फेस किया तो वैसी स्थिति में ये सेक्शन 24 के तहत रेलेवेंट हो जाएगा और वो विचार में लिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? और फिर फाइनली ये सब के सब किस तरीके का एविडेंस है? क्या सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है? नो नहीं, ये सब के सब कोरॉपरेटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।